नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भूगोल का जो ये कोर्स चल रहा है, लूसेंट को हमने सिंपल भाषा में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। तो ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिए हैं, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो भारत के द्वीप समूहों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि द्वीप क्या होते हैं और द्वीप समूह क्या होते हैं। ऐसा स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, ऐसा स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। और इसी प्रकार के कई सारे द्वीपों का एक समूह द्वीप समूह कहलाता है। जैसे भारत के अंदर 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में है, एक अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, मतलब इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, अगर वैसे बताऊं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, तो 572 टोटल द्वीप हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन आपको नंबर याद नहीं रखने हैं, क्योंकि ये नंबर घटते बढ़ते रहते हैं। कई द्वीप ऐसे हैं कि जब सुनामी उनामी आती है तो ये पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उसके बाद जल स्तर जब नीचे होता है तो ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। लेकिन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के तहत अगर देखा जाए तो 572 जो टोटल द्वीप हैं अंडमान और निकोबार में, केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। वैसे अगर पूरे भारत के क्षेत्र में जितने द्वीप हैं उन्हें अगर गिना जाए तो 1256 द्वीप ऐसा बताया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको नंबर, मैंने बताया, नंबर याद नहीं रखने हैं। ये मैं बस आपके दिमाग में एक अनुमान लगाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार लक्षद्वीप, ये भी कई सारे द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप समूह ये भी कई सारे द्वीपों का एक समूह है। तो आपको समझ में आ गया है कि द्वीप क्या होते हैं और द्वीप समूह क्या होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो द्वीप समूह हैं ये 2 ही हैं, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे द्वीप हैं, जो कई नदी द्वीप हैं, नदी के कारण बने हुए हैं, कई छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो फिलहाल सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद लक्षद्वीप को पढ़ेंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये दोनों ही हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, भली भांति जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देना चाह रहे हैं कि जीएस के क्लास नोट्स हमारी ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। जब प्ले स्टोर से श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, श्री एजुकेशन में SHRI लिखकर सर्च करेंगे तब हमारी ऐप आएगी। इंस्टॉल कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाएंगे, जीएस के क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, उन्हें पढ़कर आप किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में है। अगर आपने कोई सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, उसे पढ़कर भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, इतनी सरल भाषा में है। इसके अलावा आपको मालूम है इकोनॉमिक्स का जो विषय है बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है इकोनॉमिक्स का, इतने सरल तरीके से इकोनॉमिक्स को बताया जा रहा है, वो आप पढ़कर इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स से आपको डर लगता है तो आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इकोनॉमिक्स। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर के साथ रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात तो आपको ये याद होनी चाहिए कि ये हमारे जो हिमालय पर्वत है ना, उसी का भाग है। ये जो है हिमालय पर्वत का ही भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत का ही भाग है। ये हमारा हिमालय पर्वत जो फैला हुआ है, ये यहाँ से मुड़ जाता है और म्यांमार से होते हुए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है ये। ठीक है, लेकिन इसका जो बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब चुका है, समुद्र में डूब गया है। लेकिन कुछ भाग जो पानी के बाहर आया हुआ है वो आइलैंड है, क्योंकि आप जानते हैं जो पहाड़ है ये, इसका जो सिरा, ऊपर वाला सिरा पानी के बाहर है, इसके आसपास तो पानी ही पानी है, तो ये आइलैंड कहलाएगा, ये द्वीप कहलाएगा। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हिमालय पर्वत का ही भाग है। हिमालय पर्वत को
म्यांमार के अंदर अराकान योमा कहा जाता है, ये तो आपको मालूम है। अराकान योमा कहा जाता है हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। और इसी अराकान योमा का आगे वाला जो हिस्सा बढ़कर समुद्र में डूब गया है, और यही जो कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है द्वीप की तरह, यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही भाग है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई आपकी, ठीक है। जबकि लक्षद्वीप ऐसा नहीं है। लक्षद्वीप का जो निर्माण है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ है। आप जानेंगे तो एकदम हैरान रह जाएंगे अगर आपको पहले से नहीं मालूम है। एक मूंगा जीव होते हैं जिन्हें प्रवाल जीव कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल हम जो है फोकस करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो बड़ा रूप है, जो जो जूम करने के बाद तस्वीर है, कुछ इस प्रकार की है। इसी का हमें अध्ययन करना है, ठीक है, इसी का हमें अध्ययन करना है। अब अंडमान जो द्वीप समूह है ये अलग है, अंडमान द्वीप समूह ये अलग है, और निकोबार द्वीप समूह ये अलग है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इनके बीचों बीच 10 डिग्री लैटिट्यूड की रेखा जाती है, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इनके बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसी को 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। इसी को क्या नाम दिया गया है? 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। तो अगर मैं पूछूं, मैं क्या परीक्षा में पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है, तो आप समझ पा रहे हैं, ऐसा कोई चैनल वैनल नहीं है, मतलब ये काल्पनिक रेखा है। जो दो भूखंडों को अलग करता है उन्हें चैनल नाम दे दिया जाता है। तो ये 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान को और निकोबार को अलग करता है। अगर और बारीकी से प्रश्न पूछा जाए तो 10 डिग्री चैनल अंडमान के कौन से द्वीप को निकोबार के किस द्वीप से अलग करता है, ये पूछा जाए तो अंडमान का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, ये देख रहे हैं लिटिल अंडमान, और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप है कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अगर हम चर्चा इसकी अलग से कर लें, पहले अंडमान की फिर निकोबार की, तो मज़ा ही आ जाए। तो चलिए अंडमान में चलते हैं। अंडमान में तो ये अंडमान है, ये आपका अंडमान हमने जूम कर दिया है। तो अंडमान जो द्वीप समूह है इसके मुख्यतः 4 भाग हैं जो अध्ययन करने लायक है, जो परीक्षा की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। लेकिन इसके अलावा भी द्वीपों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहला आप देख लीजिए, ये बड़ा सा भाग, इसे उत्तरी अंडमान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी अंडमान कहा जाता है, नॉर्थ अंडमान। और दूसरा भाग देख लीजिए, ये है, इसे मिडिल अंडमान कहा जाता है, मध्य अंडमान कहा जाता है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यही है, इसे मिडिल अंडमान कहा जाता है। और इसके नीचे आप देखेंगे साउथ अंडमान, इसे दक्षिणी अंडमान कहा जाता है, इसे दक्षिणी अंडमान कहा जाता है। और सबसे नीचे है लिटिल अंडमान, सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं जिनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जो कुछ और द्वीप हैं इसके, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको ये फैक्ट बताता हूं कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। ऐसा पूछा जाए प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो याद रखिए लैंडफॉल आइलैंड, लैंडफॉल द्वीप। ये कौन सा है? ये है, ये है लैंडफॉल द्वीप है, ठीक है, ये लैंडफॉल द्वीप है। अगर मैं आपको मैप की सहायता से बताऊं लाइव लोकेशन, तो आपको और भी आनंद आ जाएगा। देखिए भारत है, भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जूम करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये है अंडमान भाग, ये अंडमान है ना, ये आपका लिटिल अंडमान है, ये आपका साउथ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, और ये आपका
उत्तरी अंडमान है। और मैंने आपको बताया, पूछा आपसे मैंने कि अंडमान का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, ये वाला है। इसे जूम अगर करते हैं तो इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है। इसके ऊपर भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका कोई भी द्वीप नहीं आता है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसके ऊपर म्यांमार की सीमा आ जाती है, म्यांमार का एक द्वीप पड़ता है। ठीक है, ये देख लीजिए, म्यांमार का द्वीप है। ये ग्रेट कोको आइलैंड है, मतलब कोको द्वीप है। ग्रेट कोको द्वीप है, ये लिटिल कोको द्वीप है। तो लैंडफॉल के ऊपर म्यांमार का जो दक्षिणी द्वीप है वो कौन सा है, कोको द्वीप। याद रखिए, कोको द्वीप। इनके बीच में एक रेखा जाती है, एक चैनल जाता है जिसे कोको चैनल कहा जाता है। एक काल्पनिक रेखा है जो इन दोनों को, इन दोनों भूखंडों को अलग करती है। इस चैनल को कहा जाता है कोको चैनल। क्या कहा जाता है, कोको चैनल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कोको चैनल है। ठीक है, कोको चैनल। कोको चैनल का क्या काम है, कोको चैनल का काम है लैंडफॉल आइलैंड और इसके ऊपर जो कोको द्वीप है जो कि म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इन दोनों को अलग करता है। और यहीं पर देखिए बगल में ही एक ऐसा द्वीप है जो कि ज्वालामुखी द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। यहाँ पर इस लोकेशन पर एक ऐसा द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। क्या नाम है, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए ये बैरन द्वीप है। ये दो द्वीप ऐसे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो द्वीप ऐसे हैं जो कि ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि नारकोंडम जो द्वीप है ये सक्रिय नहीं है, ये सुषुप्त है, मतलब सोया हुआ है, ये इनएक्टिव है। बैरन द्वीप ये एक्टिव है, यहाँ से अभी भी लावा निकलता ही रहता है समय समय पर। लेकिन जो नारकोंडम द्वीप है ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, मतलब अभी सोया हुआ है। ठीक है, सुषुप्त जिसे कहा जाता है, सुषुप्त द्वीप है ये, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ से अभी फिलहाल ज्वालामुखी कई वर्षों से नहीं निकल रहा है। तो ये निर्धारित करना किसका काम होता है कि ये ज्वालामुखी जो है सुषुप्त है, मतलब ये इनएक्टिव है या एक्टिव है या डेड हो चुका है, ये काम किसका होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक संस्था है उसी का काम होता है। वही निर्धारित करती है कि ये वाला ज्वालामुखी मर चुका है या सो रहा है या जीवित है। ठीक है, ये एक्टिव है बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, ये सुषुप्त है, सोया हुआ है। याद रखिए, डेड नहीं है, ये मरा हुआ नहीं है। एक तो होता है ऐसा ज्वालामुखी जो मर चुका हो, जिससे अब कभी लावा निकलेगा ही नहीं। लेकिन नारकोंडम एक तरीके से कोई इंसान जैसे कोमा में चला जाता है, उस प्रकार का इनएक्टिव आप समझिए। ठीक है, तो नारकोंडम द्वीप कहाँ है, इसकी भी मैं लोकेशन आपको मैप में दिखा दूं तो आपके दिमाग में और क्लियर हो जाएगी। देखिए ये लैंडफॉल द्वीप है हमारा। ठीक है, यहीं पे ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये है, ये आपका नारकोंडम द्वीप। ये कौन सा द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है ये। ठीक है, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप है। अब आपको मैंने बैरन द्वीप दिखाना था, तो बैरन द्वीप कहाँ पे, ये देखिए बैरन द्वीप है, ये बैरन द्वीप है, ये बैरन द्वीप है। ये जो है ना, ये सक्रिय ज्वाला है, ज्वालामुखी द्वीप है ये। ठीक है, देखिए ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, इसमें से लावा निकलता ही रहता है। और ये केवल भारत का ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया, जो दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं उन दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है ये। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ज्वालामुखी द्वीप दो हैं, एक बैरन द्वीप है, ये ऊपर नारकोंडम द्वीप है। लेकिन बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि नारकोंडम द्वीप ये इनएक्टिव है। ठीक है, सक्रिय नहीं है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, अर्थात सोया हुआ ज्वालामुखी द्वीप है ये। अब देखिए नॉर्थ जो अंडमान है, जो हमने आपको बताया था, ये आपका नॉर्थ अंडमान है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो यहीं पर स्थित है, वो नॉर्थ अंडमान में ही स्थित है। उस चोटी का नाम भी याद रखना चाहिए आपको, सैडल पीक। उस चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक, सैडल पीक। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 732 मीटर है।
732 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो नॉर्थ अंडमान के बारे में बस इतना ही आप याद रखिए। और मिडिल अंडमान के बारे में याद रखिए कि सबसे बड़ा भाग यही है, सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान ही है। ठीक है, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग मिडिल अंडमान ही है, ये याद रखना है आपको मिडिल अंडमान के बारे में, मध्य अंडमान के बारे में। उसके बाद साउथ अंडमान सबसे महत्वपूर्ण है। साउथ अंडमान सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी एक राजधानी है। राजधानी का नाम आपको याद है, पोर्ट ब्लेयर, वो यहीं पर स्थित है, वो साउथ अंडमान में ही स्थित है। राजधानी क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो कि दक्षिण अंडमान में ही स्थित है। पोर्ट ब्लेयर की खासियत एक और मैं आपको बताता हूँ। पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो इसकी राजधानी, यहाँ पर एक जेल है, ये देख लीजिए जेल। ये जेल ऐसी जेल है जहाँ पर वीर सावरकर जी ने सजा काटी थी, जब इन्हें 1911 में अंग्रेजों के द्वारा काले पानी की सजा सुनाई गई थी, तो उन्होंने अपना जो सजा है यहीं पर काटी थी, पोर्ट ब्लेयर में ही काटी थी। ये जो इनकी कोठरी है, इनकी जो काल कोठरी कह सकते हैं, इनकी जो जेल है ये है सावरकर कोठरी, इसको नाम दे दिया गया है। अब इसके बाद लिटिल अंडमान, अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा है लिटिल अंडमान। अब लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक पैसेज है, एक पैसेज है, इसे डंकन पैसेज नाम दिया गया है, डंकन पास नाम दिया गया है, पैसेज या डंकन पास नाम दिया गया है। ठीक है, काल्पनिक एक पैसेज है जो दोनों को अलग करता है, तो इसका नाम क्या है? डंकन पास या डंकन पैसेज। और लिटिल अंडमान के जस्ट नीचे यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो लाइन है वो यहीं पर है लिटिल अंडमान के नीचे, जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अंडमान द्वीप समूह के बारे में, अंडमान द्वीप समूह के बारे में। और एक और करंट अफेयर का मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नील आइलैंड देख लीजिए, ये नील आइलैंड है, नील द्वीप है। यहाँ पर देख लीजिए ये हैवलॉक द्वीप है, और यहाँ पे देख लीजिए रॉस आइलैंड है, ये रॉस आइलैंड है। तो ये 3 द्वीपों का नाम आप याद रखिए, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और रॉस आइलैंड। इनका नाम अब चेंज हो चुका है, मोदी सरकार के द्वारा इनका नाम अब चेंज कर दिया गया है। जैसे जो नील आइलैंड है, ये जो नील आइलैंड है, इसका नाम अब शहीद द्वीप कर दिया गया है, शहीद द्वीप कर दिया गया है। जबकि जो हैवलॉक आइलैंड है, इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। जबकि जो ये आपका रॉस आइलैंड है, रॉस आइलैंड, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड कर दिया गया है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो कौन से ऐसे 3 द्वीप हैं जिनका नाम चेंज कर दिया गया है और कहाँ पर हैं ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम चेंज कर दिया गया है 2018 में मोदी सरकार के द्वारा। पहला है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम हो चुका है स्वराज द्वीप। ठीक है, और नील द्वीप, नील द्वीप का नाम हो चुका है शहीद द्वीप। जबकि रॉस द्वीप का नाम हो चुका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हालांकि ये तीनों ही सुभाष चंद्र बोस के ही नाम पर ही हैं। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी डायरेक्ट नाम रखा गया है, एक शहीद द्वीप रखा गया है, और स्वराज द्वीप। इन्हीं की याद में ये तीनों द्वीपों के नाम चेंज किए गए हैं, नाम चेंज करके ये रख दिए गए हैं। याद हो जाएंगे आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लीजिए। और तीनों के तीनों जो द्वीप हैं ये अंडमान द्वीप समूह में आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो अंडमान द्वीप समूह वाला हिस्सा है उसमें आते हैं। अब चलिए चलते हैं निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ने। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। ये देख लीजिए निकोबार द्वीप समूह है, ये जो चैनल है कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। तो सबसे पहले आता है कार निकोबार, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। ये 3 महत्वपूर्ण जो इसके हिस्से हैं। बाकी अलग अलग बहुत सारे इसमें
द्वीप हैं, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण इसके जो भाग हैं वो ये हैं आपके सामने। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आप जानते हैं कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है, और ये किस द्वीप का हिस्सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप का हिस्सा है। ये किस द्वीप का हिस्सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप का हिस्सा है। ये किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो निकोबार द्वीप समूह है उसका हिस्सा है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 2004 में सुनामी आई थी, आपको याद है? 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये इंदिरा जो पॉइंट है ये पानी में डूब गया था। ये पानी में डूब गया। हालांकि आज की डेट में देखेंगे इसका स्तर जो है ऊपर आ चुका है, लेकिन ये पानी में डूब गया था 2004 में जो सुनामी आई थी। तो अभी हमने आपको बताया पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है सैडल पीक है, वो कहाँ पे है? वो अंडमान द्वीप समूह में है। ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये पूछा जाता है। तो माउंट थुलियर उसका नाम है। क्या है? माउंट थुलियर। माउंट थुलियर 642 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, माउंट थुलियर याद हो जाएगा। माउंट थुलियर ये निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। लेकिन पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक ही है। सैडल पीक ही है। ठीक है, ये सब बातें आप याद रख लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ और बातें बता दूं, हालांकि पॉलिटी में मैंने बताया था, जब पॉलिटी पढ़ाई थी मैंने बताया था। अब बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लोग हैं इनका हाई कोर्ट कौन सा है? ये किस हाई कोर्ट में अपने जो केस लेकर जाएंगे? तो याद रखिए कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो ऐसा हाई कोर्ट है जो पश्चिम बंगाल के लिए भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी है। दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट है एक तरीके से। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, क्या पता कभी पूछ लिया जाए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, पॉलिटी में पढ़ाया था आपको। इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो 1 नवंबर 1956 याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1956 याद रख लीजिएगा। इसके आगे 1 नवंबर है। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल अगर पूछूं मैं तो 8,250 मीटर स्क्वायर है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में इतनी बातें आप जानिए, ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप समूह की ओर। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए, अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है बताइए? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 नहीं है, 8 है। याद रखिए 8 है, क्योंकि दमन और दीव, दादर और नगर हवेली इनको एक ही कर दिया गया है, तो इसलिए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे। लक्षद्वीप समूह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका पूरे का जो क्षेत्रफल है मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर है। 32 वर्ग किलोमीटर है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना इसका मतलब क्षेत्रफल होगा। बहुत ही छोटा क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी भी आपको मालूम होना चाहिए। राजधानी क्या है? कवरत्ती। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। ये बहुत सारे द्वीप हैं, इनमें से बताइए कवरत्ती, ये देख लीजिए, ये इसकी राजधानी है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। और पूरे लक्षद्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है ये कौन सा, ये पूछा जाता है। मिनिकॉय। मिनिकॉय पूरे लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो है, सबसे दक्षिणी द्वीप है। और इनके बीच में एक चैनल आता है, इसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। 9 डिग्री जो अक्षांश है ना, उसी को 9 डिग्री चैनल कहा गया है।
अब 9 डिग्री चैनल का क्या काम है? मिनिकॉय को बाकी अन्य लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप के अन्य जो द्वीप है ना, इनसे अलग करता है। और यहाँ पर है 8 डिग्री चैनल, यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल के दक्षिण में आपका मालदीव शुरू हो जाता है, मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल का क्या काम है? मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ये अलग देश है, आप जानते ही हैं। अगर पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ा है, पढ़ा दिया हमने, तो बताइए लक्षद्वीप का जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप आइलैंड था। इसका पुराना नाम आपको पता है क्या? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमीन दीवी। लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमीन दीवी इसका पुराना नाम था। और इसका नाम जो लक्षद्वीप पड़ा, ये कब पड़ा? 1973 में पड़ा। 1973 में 1 नवंबर 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप हो गया। पहले इसका नाम लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीनी दीवी था, और जो कि 1973 में 1 नवंबर 1973 में इसका जो नाम है लक्षद्वीप कर दिया गया। ये जो लक्षद्वीप समूह है, जो सारे आइलैंड है ना, इनकी जो दूरी है केरल तट से, कोचीन से, या कोझिकोड जिसे कहा जाता है, इससे 280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक की दूरी है इसकी। जो नज़दीकी है, जो नज़दीकी द्वीप है, उसकी दूरी 280 किलोमीटर है, जबकि जो दूर है उसकी दूरी 480 किलोमीटर है। और लोकसभा की 1 सीट है यहाँ पर लक्षद्वीप में। ये सब तो बात सिंपल है। अब सर ये बताओ कि इनका निर्माण कैसे हुआ? जैसे जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे, ये तो हिमालय पर्वत ही था, लेकिन ये कहाँ से हैं, ये कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका जो निर्माण है वो कोरल जीव से हुआ है, कोरल जीवों से हुआ है, या परवाल जीव जिसे कहा जाता है, परवाल जीव या मूंगा जीव जिसे कहा जाता है, उन्हीं के कारण इन आइलैंड का निर्माण हुआ है। इनकी खासियत बताता हूँ मैं, मूंगा जीव है या परवाल जो जीव है, इनकी खासियत बताता हूँ। सबसे पहले मैं देखिए अर्थ बना रहा हूँ। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पर 30 डिग्री, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये साउथ लैटिट्यूड है। इसके बीच का जो क्षेत्र है आप जानते होंगे, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो समुद्र वाला क्षेत्र होगा, समुद्री जो क्षेत्र होगा, वो बाकी अन्य की अपेक्षा गर्म ही होगा, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर ज़्यादा पड़ती हैं, तो यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्र होगा वो गर्म ही होगा। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो परवाल नाम का जो जीव है वो सरवाइव करता है। उसे जीवित रहने के लिए ऐसी ही कंडीशन चाहिए होती है कि मतलब ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ना, यहीं पर वो सरवाइव कर सकता है। और ऐसे समुद्र में वो सरवाइव करता है जो कम गहरा हो, अधिक गहरा ना हो, ठीक है, कम गहरा हो। ये मान लीजिए समुद्र है, ये समुद्र के नीचे का सतह है। अब परवाल जीव क्या करते हैं, ये लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में एक साथ रहते हैं, एक तरीके का बस्ती की तरह रहते हैं, एक साथ ही करोड़ों अरबों रहते हैं ऐसे, ठीक है, रहते हैं ऐसे। जब ये मर जाते हैं ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टाइप का एक चट्टान, एक बहुत ही मजबूत खोल होती है, उस खोल को छोड़ जाते हैं। जब ये मरते हैं तो उस खोल को छोड़ जाते हैं। तो ऐसे ही दूसरे जब आते हैं तो इनके ऊपर ही वो चिपक जाते हैं। दूसरे जो जीव आते हैं, परवाल जीव, वो इनके ऊपर चिपक जाते हैं, तो ये रहते हैं जिंदा। उसके बाद ये मर जाते हैं तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की एक खोल छोड़ देते हैं। ऐसे ही करते करते ये ऊपर उठते जाते हैं, ये ऊपर उठते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये पानी के बाहर पहुंच जाते हैं। और नीचे पूरी क्या है, इनकी कब्रें हैं, एक तरीके से कह सकते हैं प्रवाल जीवों की कब्रें हैं। इनके द्वारा जो छोड़ा गया कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक तरीके से चट्टान का रूप धारण कर चुका है, वही तो है ये इतनी मजबूत होती है कि यहाँ पर लोग आकर रहने लग जाते हैं। तो एक तरीके का ये आइलैंड हो गया, क्योंकि इसके चारों ओर पानी है, ये द्वीप हो गया। तो जो आपका लक्षद्वीप समूह है, जिसमें सारे द्वीप इसी प्रकार के हैं, ठीक है, ये मोटे तौर पर। हालांकि ये बहुत डिटेल चर्चा है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी हम
केवल लूसेंट को एक सरल रूप दे रहे हैं, तो इससे अधिक जानना आपके लिए सही नहीं है। जो बाकी हमारी अन्य क्लासेस हैं जिसमें आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें बहुत डिटेल में बताया गया है। तो ये क्या है, ये प्रवाल भित्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ कहलाती हैं। एक तरीके का जो प्रवाल जीव है ये अपना एक खोल छोड़ दिया है। तो ये चूने पत्थर एक तरीके का बहुत मजबूत चूना पत्थर है, CaCO3 CaCO3, तो इनसे इनका निर्माण हुआ है। चलिए अब देखते हैं भारत के अन्य द्वीप। भारत के जो अन्य द्वीप हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले माजुली द्वीप, ये एक नदी द्वीप है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आसाम में बह रही है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी या पहाड़ी क्षेत्र से, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र से जब असम में एंटर करती है, असम एक मैदानी क्षेत्र है, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और पानी जो है बहुत अधिक चौड़ाई में ये फैल जाता है। तो देखिए इसकी एक धारा इसके इधर से आ गई है, एक धारा इधर से आ गई है, तो बीच में एक क्षेत्र, एक स्थल बन गया है। तो यही जो द्वीप है, ये जो द्वीप इसका नाम है माजुली द्वीप। इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। ये इतना बड़ा है कि ये एक तरीके का एक जिला ही है। ये असम का एक जिला है माजुली द्वीप। ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ही है। किस राज्य में है, असम राज्य में है। किस नदी के कारण बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप, अब न्यूमूर द्वीप कहाँ पर है, ये मैप आप देख लीजिए। ये आपका देख लीजिए बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश है। यहाँ सुंदरवन डेल्टा आप जानते ही हैं, तो इसी के पास ये न्यूमूर द्वीप था। पहले ही था द्वीप, अब ये समुद्र में डूब गया है। 2010 के बाद ये समुद्र में डूब गया है। इस द्वीप को लेकर बांग्लादेश में और हमारे भारत के साथ बहुत ही विवाद बना रहता था। बांग्लादेश क्लेम करता था ये हमारा द्वीप है, भारत क्लेम करता था कि ये हमारा द्वीप है। लेकिन 2010 के बाद प्रकृति ने इसके साथ ऐसा खेल खेला कि ये पानी में ही डूब गया, तो ये विवाद ही खत्म हो गया। प्रकृति ने ही इस विवाद को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप था पहले। अब उसके बाद देख लीजिए गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप ये भी बंगाल की खाड़ी में है। हुगली नदी के मुहाने पर ये बनता है। हुगली नदी के मुहाने पर ये बनता है। ये देख लीजिए गंगा सागर द्वीप है, ये गंगा सागर द्वीप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं आप, ये गंगा सागर द्वीप है। ठीक है, हुगली नदी जब समुद्र में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी के जस्ट मुहाने पर ये द्वीप बनता है, गंगा सागर द्वीप। याद आपको रखना गंगा सागर द्वीप, और उसकी थोड़ी बहुत बातें जो मैं बता रहा हूँ वही आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए ये व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप, ये व्हीलर द्वीप की लोकेशन कहाँ पे है, ये भारत का नक्शा देख रहे हैं, भारत में जो उड़ीसा राज्य है उसी के तट पर ये व्हीलर द्वीप है। ये देख लीजिए व्हीलर द्वीप। ठीक है, अब व्हीलर द्वीप की खासियत ये है कि किस नदी के मुहाने पर बनता है, ब्राह्मणी नदी, आपने सुना ना, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर ये बनता है। इसकी एक और खासियत है, यहाँ पे मिसाइल परीक्षण के लिए इस द्वीप का यूज़ किया जाता है। डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा मिसाइल परीक्षण के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का जो नाम है अब अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, अब्दुल कलाम के नाम से इस द्वीप का नाम कर दिया गया है। तो व्हीलर द्वीप का नाम अब चेंज हो गया है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप की सबसे पहले लोकेशन आप देख लीजिए, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तट पर है। आंध्र प्रदेश के तट को अगर जूम करेंगे तो ये देख लीजिए, ये जो आपका द्वीप है, ये आपका श्री हरिकोटा द्वीप है। बहुत बड़ा ये द्वीप है एक तरीके से। यहाँ पर ये द्वीप का मतलब चारों तरफ से पानी गिरा हो, यहाँ तो पानी है ही, इधर भी पानी है, और यहाँ पे एक पतली सी लाइन ये भी पानी की है, तो इसके चारों ओर पानी है। ठीक है, और यहाँ पर एक झील आपको दिखाई दे रही है ना, पुलिकट झील, ये है पुलिकट झील। ये क्या है, पुलिकट झील यहीं पर है। और श्री हरिकोटा द्वीप की खासियत ये है कि इसरो का जो स्पेस सेंटर है, जिसका नाम श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो यहीं पर स्थित है। वो श्री हरिकोटा में ही स्थित है, इसी द्वीप में स्थित है, जहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। ये देख लीजिए। ठीक है, श्री हरिकोटा
द्वीप के अंदर ही श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, याद रख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ये पंबन द्वीप है, मैप में आप देखिए, ये आपका पंबन द्वीप है। ये देख लीजिए, आप जानते ही हैं आदम ब्रिज है, जिसे एडम ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है, तो उसी के बीच में यहाँ पर है पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। ये मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी है ना, ये मन्नार की खाड़ी है, इसी के बीच में ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये जो है एडम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। जो ब्रिज है बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में जो ब्रिज है ना, कुछ पानी में डूब गया है, कुछ है तो बीचों बीच एक आइलैंड का निर्माण हो चुका है। तो इस आइलैंड का नाम है पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। ये देख लीजिए, रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप भारत के ही क्षेत्र में आता है ये। इसके अलावा सालसेट द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि बम्बई जो है सालसेट द्वीप पर ही है। ये द्वीप अरब सागर में है। सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए, ये आपका भारत है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के ही इधर है, महाराष्ट्र के तट पर है। तो ये देख लीजिए आपका सालसेट द्वीप है। ये देखिए द्वीप, ये सालसेट द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है कि नहीं? चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, ये सालसेट द्वीप है। ये महाराष्ट्र का जो बम्बई शहर है इसी द्वीप पर है। इसके अलावा एलिफेंटा द्वीप भी इसी के बगल में है। यहाँ पर देख लीजिए, ये एलिफेंटा द्वीप है, ये जो है आपकी एलिफेंटा द्वीप है, ये एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप की खासियत ये है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, जो गुफा मंदिर है, वो इसी द्वीप पर है। जो प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ाते हैं वहाँ पर आपको बहुत बार इसकी चर्चा आई है। और इन गुफाओं की, इन मंदिरों की खासियत यह है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। इसके अलावा आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर है। ये गुजरात का मैप है, यहाँ पर देख लीजिए खंबात की खाड़ी के पास ये आलिया बेट द्वीप है। ठीक है, नर्मदा नदी जब अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, हालांकि खंबात की खाड़ी भी तो अरब सागर का हिस्सा है, तो यहाँ पे जो गिरती है उसी के मुहाने पर ये द्वीप स्थित है, आलिया बेट द्वीप। इसके अलावा आखिरी द्वीप वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन आइलैंड, ये केरल राज्य के कोच्चि शहर का एक भाग है। यह एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, इसे बनाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी लोकेशन देखिए, केरल का जो कोच्चि शहर है ये है। अब इस मैप में समझिए या इस मैप में समझिए, जूम करके देखेंगे, इसके चारों ओर तो पानी था, इसके इधर इधर पानी था, इधर भी पानी था, लेकिन थोड़े से भाग को जमीन को मतलब काट दिया गया है, जमीन को यहाँ पे गहरा कर दिया गया है ताकि पानी जो है घूम के इधर आ जाए चारों ओर। तो ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, इसे बनाया गया है। इसके पहले चारों तरफ पानी नहीं था, थोड़े हिस्से में पानी था, तो ये जो हिस्से में पानी नहीं था इस जमीन को हटा दिया गया है, मतलब खुदाई कर दी गई है, तो ऑटोमेटिक पानी समुद्र का चला गया, तो एक आइलैंड का निर्माण हो गया है। तो वेलिंगटन आइलैंड केरल राज्य के कोच्चि शहर में है, ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। तो इतनी बातें आपको इस भारत के द्वीपों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।